Chapters 1777 Ink Effect, 1778 Fang and Fang Scheming Each Other, 1779 Killer Move Steel Dao, 1780 Crime Scene Chapter Start Chapter 1777 Ink Effect Sovereign Grotto Heaven। मिनी सदर्न बॉर्डर में एक टूटा फूटा पहाड़ जमीन पर शान से खड़ा था। भले ही वो टूटा फूटा था, लेकिन उसके आसपास के टीले उसके सामने छोटे छोटे कंकरों जैसे लग रहे थे। आम पहाड़ों से बिल्कुल अलग, वो देखने में ऐसा लगता था जैसे क्रिस्टल से बना हो। पूरा गुलाबी रंग का था और उसमें से सपनों और इल्यूजन जैसे रंग निकल रहे थे। ये वही हेवन एंड अर्थ का अनोखा डोमेन था जिसका जिक्र लेस देन ग्रेटर देन में है, डांगहे माउंटेन। फैंग युआन की डिवाइन सेंस ने पूरा चक्कर लगाया। डांगहे माउंटेन लगभग 80% ठीक हो चुका है। पिछली लाइफ के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा फास्ट है। ए फ्लैट के मुकाबले उसकी पिछली लाइफ तो सच में बहुत तरस खाने लायक थी। पहली बात, उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा नहीं किया था, इसलिए लड़ाई में उसके इमॉर्टल एसेंस का काफी स्टोरेज खत्म हो गया था। उसके बाद उसने सदर्न बॉर्डर के इलाकों पर हमला किया और ड्रीम रेल्म्स चुराए, फिर चीकुयू के साथ डील करके ढेर सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स हासिल किए, तब जाकर उसका इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज वापस भरा। पिछली लाइफ में फैंग युआन ने डांगहे माउंटेन को रिपेयर करने के लिए लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया था, और उसमें उसका बेहिसाब इमॉर्टल एसेंस खर्च हुआ था। लैंडस्केप एज बिफोर सिर्फ रैंक 6 का था, जबकि फैंग युआन का इमॉर्टल एसेंस रैंक 7 का। ऊपर से उस पर बाहर से भी प्रेशर था, चाहे वो हेवनली कोर्ट हो या सदर्न बॉर्डर, सब उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करना चाहते थे। काफी टाइम तक फैंग युआन का इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज एक खतरनाक लेवल पर बना हुआ था। खर्चा इतना ज्यादा था कि वो कुछ जमा ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब लंग या ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा करने के बाद सब कुछ बदल गया था। वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल बन गया था, और अब वो अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में पहले से हाई रैंक 8 वाइट लिची इमॉर्टल एसेंस बना सकता था, जो 100 रेड डेट इमॉर्टल एसेंस के बराबर था। मतलब फैंग युआन का इमॉर्टल एसेंस पिछली लाइफ के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा तेजी से बन रहा था। साथ ही फैंग युआन के पास रैंक 7 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस था, और लंग या ब्लेस्ड लैंड में खुद भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक था। इस जबरदस्त फाउंडेशन ने फैंग युआन को संभाल रखा था। इमॉर्टल एसेंस के मामले में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बिना किसी चिंता के ढेर सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च करके डांगहे माउंटेन हद से ज्यादा तेजी से रिपेयर हो रहा था, पिछली लाइफ से कहीं बेहतर। पिछली लाइफ में इस टाइम तक डांगहे माउंटेन सिर्फ 30% रिपेयर हुआ था, लेकिन अब वो पहले हाई 80% रिपेयर हो चुका था। बस थोड़ा और टाइम और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अगर लैंडस्केप एज बिफोर का रैंक ज्यादा होता तो रिकवरी स्पीड और भी तेज होती। फिलहाल लैंडस्केप एज बिफोर सिर्फ रैंक 6 का था। उससे डांगहे माउंटेन को रिपेयर करना ऐसा था जैसे एक चाकू से पेट काटना। भले हाई फैंग युआन के पास रैंक 8 इमॉर्टल गू, एडवांस रिफाइनमेंट और लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन था, लेकिन अपने सतर्क नेचर की वजह से वो लैंडस्केप एज बिफोर को रिफाइन करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, जब तक यूज रिग्रेट गू ना मिल जाए और वो रिग्रेट पूल ना बना ले। गू रिफाइनमेंट का सक्सेस रेट बहुत कम था। अगर वो फेल हो गया और इमॉर्टल गू तबाह हो गया तो ये एक डिजास्टर होगा। फैंग युआन ने वाइटल गू के बारे में सोचा था। जब एक विटल गू को रिफाइन किया जाता है तो चाहे कितनी भी बार फेल हो, वो खत्म नहीं होता। लेकिन फैंग युआन के क्लोन का वाइटल गू स्प्रिंग ऑटम सकाडा था, जबकि सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी सॉवरेन इमॉर्टल फीटस गू से बनी थी। यूएस में वाइटल गू जैसी कोई चीज थी ही नहीं। अगर मुझे किसी गू इमॉर्टल की बॉडी मिल जाए और मैं स्प्लिट सोल इस्तेमाल करके उस अपना क्लोन बना लूं, तो मेन वाइटल गू बदल सकता हूं और उससे लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू रिफाइन कर सकता हूं। वो ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन यह प्लान अभी नहीं हो सकता था। इसमें सोल फाउंडेशन का खर्चा बहुत ज्यादा था, और उसके करंट फाउंडेशन के साथ वो स्प्लिट सोल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जब भी कोई विजडम पाथ गू इमॉर्टल फैंग युआन के बारे में डिडक्शंस करता, एम्परर यामा एक्टिवेट हो जाता और उसका सोल फाउंडेशन खर्च होता। हर पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी जो फैंग युआन बनाता, उससे उसका सोल फाउंडेशन खर्च होता था। मिरियड सेल्फ के साथ भी यही था, और ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करने से भी सोल को नुकसान पहुंचता था। इन सभी रीजन्स की वजह से फैंग युआन की सोल लगातार कमजोर हो रही थी। खासकर हाल ही में फेरी जी वेई बार बार फैंग युआन के बारे में डिडक्शंस कर रही थी, जिसकी वजह से एम्परर यामा लगातार एक्टिवेट हो रहा था। फैंग युआन हमेशा परेशान रहता और उसके गट्स गू का स्टॉक खत्म होने की कगार पर था।
दोबारा जन्म लेने के बाद से भले हाई इंक इफेक्ट ने फैंग युआन को बहुत फायदे दिए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थीं। पिछली लाइफ में उसका सोल फाउंडेशन काफी लंबे टाइम तक चला था, लेकिन अब हालत खराब थी। इस रफ्तार से उसके गट्स गू का स्टॉक खत्म हो जाएगा और फैंग युआन को दूसरे सोल पाथ मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इन सभी सोल पाथ मेथड्स के अपने अपने डाउनसाइड्स दी, कोई भी गट्स गू जितना यूजफुल नहीं था। एक और इश्यू है, हेवनली कोर्ट ने ड्रैगनफिश बिजनेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। हेवनली कोर्ट असल में बड़ी क्वांटिटी में आयरन ड्रैगनफिश और सिल्वर ड्रैगनफिश बेच रहा है। लगता है वो गोल्डन ड्रैगनफिश भी बना सकते हैं। इससे मेरे ड्रैगनफिश बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। भले ही पिछली लाइफ में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो बहुत बाद में हुआ था। सोचा नहीं था कि इस बार ये इतना जल्दी हो जाएगा। लेकिन फैंग युआन इस बारे में लाचार था। स्पेक्ट्रल सोल को कैदी बना लिया गया था और फेरी जी वेई शायद लंग या ब्लेस्ड लैंड में हारने से भड़की हुई थी, इसलिए उसने स्पेक्ट्रल सोल पर सोल सर्च और तेज कर दिया होगा और ड्रैगनफिश बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकल ली होगी। लगता है स्पेक्ट्रल सोल की पकड़ ढीली पड़ रही है। पिछली लाइफ में भी जब लॉन्जेविटी हेवन ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया था, वो सामने नहीं आया, वो पूरे टाइम कैद हाई था। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली, अपने उलझे हुए इमोशंस को कंट्रोल किया। उसके पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं था। यूज हर मिनट और हर सेकंड का इस्तेमाल करना था। क्या पता फ्यूचर की बड़ी लड़ाई में ये एक एक्स्ट्रा सेकंड हाई कितना इंपॉर्टेंट साबित हो। हर छोटी से छोटी चीज मैटर करती थी। रीबर्थ के बाद फैंग युआन के प्लान्स बिल्कुल स्मूथली और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लैंग या ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा हो चुका था। वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल बन गया था, जिसके बाद उसने 4 रेसेस अलायंस को अपने साथ मिला लिया और एक बहुत बड़ी फाउंडेशन हासिल की। उसका ह्यूमन पाथ अटेनमेंट मास्टर लेवल तक पहुंच गया। चीकुयो ने उसके साथ एक डील की, जिसके टर्म्स पिछली लाइफ के कंपैरिजन में उसके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद थे। फैंग क्लैन भी यूज रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था और ग्रीन गोस्ट डेजर्ट को डेवलप करने का प्लान बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला था। ये सारे बदलाव और एक्यूमुलेशन उसकी पिछली लाइफ से बिल्कुल परे थे। फैंग युआन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुआ। वो जानता था कि सदर्न बॉर्डर के लीडर्स जल्द हाई मिलने वाले थे और उसके पीछे पड़ने के लिए एक ग्रुप बनाने वाले थे। एक तरफ फैंग युआन का हमला सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ के लिए एक तरह की प्रोवोकेशन थी, उन्हें एक एक्टिव रिस्पॉन्स देना ही था। दूसरी तरफ वू क्लैन, टाई क्लैन, बा क्लैन और बाकी सब भी इससे कुछ फायदा उठाना चाहते थे और अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाना चाहते थे। वो इस ग्रुप में ज्यादा बड़ी पोस्ट चाहते थे। अभी कुछ टाइम होना चाहिए, क्योंकि सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ क्लान्स के लिए किसी प्लान या नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं होगा। उन्हें आपस में कम्पीट करना होगा। अर्थ फ्रेंचेस के सामने आने से क्लान्स को नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लड़ना पड़ेगा। उनके बीच आपस में हाई बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। फिलहाल टाई क्लैन का बीकन टावर प्लान अभी तक शुरू नहीं हुआ था। भले हाई टाई क्लैन ने यूज प्रमोट किया, लेकिन बाकी क्लैन्स यूज शुरू नहीं होने देना चाहते थे। असल में सदर्न बॉर्डर अलायंस का तो कहीं नाम और निशान ही नहीं था। वू योंग के एम्बिशंस तो लेकिन अगर वो अभी इसका जिक्र करता तो ये एक मजाक होता। फैंग युआन के पास करने के लिए बहुत कुछ था। सबसे पहले उस अपना जेड फ्लो पर्ल किलर मूव मॉडिफाई करना था। इस किलर मूव में रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल कोर के तौर पर इस्तेमाल होता था और साथ में फैंग युआन के लगभग सभी करंट स्पेस पाथ इमॉर्टल गू, कुछ रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू और बहुत सारे सप्लीमेंट्री इमॉर्टल गू लगते थे। वो इस किलर मूव को कई बार इस्तेमाल कर चुका था। ये पहले हाई एक्सपोज हो चुका था। भले हाइची कुयू उसके साथ चुपके से डील कर रहा था, लेकिन वो जरूर इसके बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा और दूसरे विजडम पाथ इमॉर्टल से इसका तोड़ निकलने की कोशिश करेगा। काउंटर होने से बचने के लिए फैंग युआन को इसे मॉडिफाई करना था और ऐसी सिचुएशन के लिए एक नया वर्जन बनाना था। क्योंकि अभी बाई निंग बिंग, यिंग वूजी और बाकी सब स्टोन लोटस आइलैंड पर कल्टिवेट कर रहे थे। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल अभी इस्तेमाल नहीं हो सकता था। भले हाइजुआ, मो टैन संग और शीशी चेंग इसके लिए प्रोस्पेक्टिव रिप्लेसमेंट्स लेकिन फैंग युआन ने उनके साथ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। वो अभी इसे मास्टर करने से बहुत डो थे। मूवमेंट के मामले में फैंग युआन पूरी तरह ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के किलर मूव पर डिपेंड था। अगर ये दोनों मेथड्स बेकार हो गए और फैंग युआन घिर गया तो उसकी लग जाती। इंसान कभी भी जरूरत से ज्यादा सावधान नहीं हो सकता। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल वाला किलर मूव फैंग युआन का एस्केप प्लान था अगर कोई अनएक्सपेक्टेड गड़बड़ हो जाए। अगला काम यूज स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिपेयर करना था। फिलहाल
वो कमजोर रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सकाडा को जल्दी रिकवर होने में हेल्प करने के लिए पहले से हाई इमॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल कर रहा था। उस अपने बिजनेसेस को भी अग्रेसिवली डेवलप करना था। ड्रैगनफिश बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। हेवनली कॉर्ड की फाउंडेशन बहुत गहरी थी, फैंग युआन उनसे कम्पीट नहीं कर सकता था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के कई बिजनेसेस की जरूरत फैंग युआन को खुद थी और बाकी को फैंग युआन की करंट जरूरतों के हिसाब से अडेप्ट करना था। इसके अलावा फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन में अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स भी खरीदे। जहां तक इनकम्प्लीट इमॉर्टल गू हाउस के कॉन्सेप्ट और गू एज बिफोर किलर मूव के डिडक्शन की बात थी, वो सब चल रहा था। फैंग युआन अपना पर्सनल इमॉर्टल गू हाउस बनाना चाहता था। पिछली लाइफ में उसका इमॉर्टल गू हाउस लगातार तबाह या डैमेज होता रहा। ये बुरे अनुभव अब उसके लिए बहुत कीमती थी, उसने उनसे बहुत कुछ सीखा था। रीबर्थ के बाद से उसने जो भी हासिल किया था वो उस तेजी से अब्जॉर्ब कर रहा था। फैंग युआन हर मिनट और हर सेकंड का इस्तेमाल करके तेजी से और स्ट्रांग बन रहा था। कुछ दिनों बाद वेस्टर्न डेजर्ट फैंग क्लैन का हेडक्वार्टर्स। ये हमारे क्लैन की खुशकिस्मती है कि दोस्त सूंग बुजिन ने हमें ज्वाइन किया। आज से आप पूरे वेस्टर्न डेजर्ट में बल्कि बाकी चारों रीजन्स में भी मशहूर हो जाएंगे। फैंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर फैंग गोंग ने गर्माजोशी से फैंग युआन के हाथ पकड़े। फैंग युआन मुस्कुराया और बहाने से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये बुद्ध बाहर से तो बहुत बहादुर और सीधा सादा दिखता था, लेकिन अंदर से उतना ही चालक और खतरनाक था। फैंग युआन ने यूज डिवाइन बीम पलस में चेन ई पर चुपके से हमला करते और यूज पीटते हुए देखा था। जैसे ही मैंने फैंग क्लैन ज्वाइन किया, फैंग गोंग खुद मुझे वेलकम करने आ गया, जबकि फैंग दी चांग और बाकी लोग इस खबर को फैलाने के लिए मारे जा रहे हैं। लगता है फैंग क्लैन की हालत सच में बहुत खराब है, फैंग युआन ने सोचा और उसने फैंग दी चांग की तरफ देखकर स्माइल किया। फैंग दी चांग को अजीब सी घबराहट हुई, उसने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक से ऐसी बुरी फीलिंग क्यों ना रही है? अगले हाई पैल, फैंग दी चांग और फैंग गोंग दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। फैंग गोंग जोर से चिल्लाया, इतनी हिम्मत! डिमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स ने हमारे क्लैन के कीमती हेवनली ड्यू ओएसिस पर हमला करने की जुर्रत की। उन्हें क्या लगता है, हमारा फैंग क्लैन इतना हल्का है क्या? फैंग दी चांग का चेहरा गंभीर था, उसने कहा, मामला कॉम्प्लेक्स है, जरूरी नहीं कि ये डिमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स हों, कोई और फोर्सेस भी हो सकती हैं। खासकर अब जब एल्डर सूंग बुजिन ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। हमने ट्रेजर येलो हेवन में ये इन्फॉर्मेशन अभी रिलीज की ही थी कि ये हो गया। फैंग युआन ने गुस्से से ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, उसका चेहरा गंभीर था, ये मैं संभा एल्टा हूं। फैंग दी चांग और फैंग गोंग ने तेजी से एक दूसरे की तरफ देखा। फैंग गोंग ने ताली बजाई, शानदार एल्डर, हम आपकी तरफ से गुड न्यूज का इंतजार करेंगे। चैप्टर 1778 फैंग एंड फैंग स्कीमिंग ईच अदर। रेगिस्तान दूर दूर तक फैला था। तेज हवाओं ने पीले रेत का तूफान उठा दिया था, जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया था। फैंग युआन का जिस्म हल्के धुएं की तरह आगे बढ़ रहा था, सैंडस्टॉर्म के बीच तेजी से सफर कर रहा था। उसकी नजरों के सामने एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ओएसिस आया। यह हेवनली ड्यू ओएसिस था। ओएसिस में एक बड़ी झील थी जिसमें बहुत पानी था, वो लगभग एक छोटे समंदर जैसी लग रही थी। इस झील के चारों तरफ एक्यूपंक्चर ट्रीज लगे हुए थे। ये पेड़ गहरे हरे रंग का था और इंसान की शक्ल जैसा दिखता था, जिसके हाथ और पैर थे। उसके पैर रेगिस्तान की गहराइयों में घुसे हुए द पानी सोखकर अपनी जान बनाए रखते थे। उसके हाथ या तो फैले हुए द या आसमान की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ सीधे खड़े थे, उनके हाथ मुड़े हुए और छोटी उंगलियां उनके सिरों की तरफ, जैसे नाक साफ कर रहे हों। कुछ आलसी इंसान की तरह जमीन पर पूरे लेते हुए द हाथ अपने सर के पीछे रखे हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। सैकड़ों की तादाद में एक्यूपंक्चर ट्रीज हेवनली ड्यू ओएसिस को मजबूती से जी हुए द डिफेंस की पहली लाइन बनाते हुए। आम एक्यूपंक्चर ट्रीज सबसे ज्यादा थे, वो 10 से 20 फीट ऊंचे द बिल्कुल शांत दैत्यों जैसे दिखते थे। वहां सैकड़ों डेसोलेट प्लांट एक्यूपंक्चर ट्रीज भी थे, वो और भी बड़े दी 50 से 7 फीट ऊंचे, बहुत शानदार लगते थे। वहां 10-12 एंशिएंट डेसोलेट प्लांट एक्यूपंक्चर ट्रीज भी थे, वो पहाड़ों जैसे बड़े दी, भले ही लेते हुए हों, बाकी पेड़ों के बीच वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। एंशिएंट डेसोलेट लेवल पर एक्यूपंक्चर ट्रीज हर साल खिलते थे, पंखुड़ियां बर्फ जैसी सफेद थीं। बीच का हिस्सा रेनबो कलर्स का था, ज्यादातर गुलाबी, पीला और हल्का नीला। हर पंखुड़ी एक्यूपंक्चर ट्री का एक बीज थी जो हवा के साथ फैल सकती थी। एक्यूपंक्चर ट्री बहुत कीमती था, इसका बहुत इस्तेमाल था। हर पत्ता,
हर टनी और हर जाद एक गू मटेरियल थी जिसमें फायर पथ और वुड पथ के डाव मार्क्स भरे पड़े थे। जब कोई तगड़ा दुश्मन हमला करता तो यह एक्यूपंक्चर ट्रीज दैत्य ऑन की तरह खड़े हो जाते, अपने हाथ पैर हिलाते हुए रेगिस्तान में चलते और अपनी ताकत और नुकीली सुइयों से दुश्मनों से लड़ते। आम दिनों में वो शांत रहते थे। जब वो किसी पसंदीदा इंसान से मिलते तो वो अपनी सुइयां उसमें चुभोकर कुछ लिक्विड इंजेक्ट करते थे। ये लिक्विड झरने के पानी जैसा था लेकिन इसकी वैल्यू बहुत थी। ये किसी भी जीव की वाइटैलिटी और फाउंडेशन बढ़ा सकता था, थकान और बीमारियां दूर कर सकता था, यहां तक कि इलाज भी कर सकता था। एक्यूपंक्चर सुइयों का रेगुलर इस्तेमाल करने से कोई भी हेल्दी और स्ट्रांग रह सकता था, यहां तक कि ज्यादा लंबी जिंदगी भी जी सकता था। ज्यादा कीमती झील को छोड़ भी दें तो बस उसके आसपास के ये एक्यूपंक्चर ट्रीज हाई बहुत कीमती दी इस हेवनली ड्यू ओएसिस को एक जायंट रिसोर्स पॉइंट बनाते हुए। यह ओएसिस वेस्टर्न डेजर्ट में फेमस था, टॉप 10 ओएसिस में से एक था। फैंग क्लैन ने इस एसेट को बहुत इंपॉर्टेंस द रखी थी। भले हाईफैंग युआन का ड्रैगनफिश सी भी एक जायंट रिसोर्स पॉइंट था, लेकिन इस ओएसिस के सामने वो कुछ भी नहीं था। हाल ही में फैंग क्लैन को वेस्टर्न डेजर्ट की दूसरी फोर्सेस से दबाव का सामना करना पड़ा है। उनके सभी रिसोर्स पॉइंट्स में से छोटे वाले अफेक्ट हो रहे हैं और उन पर कब्जा भी किया जा रहा है। इस बार हेवनली ड्यू ओएसिस पर हमला हुआ, फैंग क्लैन की बर्दाश्त की हद पार हो गई, इसलिए फैंग गोंग ने इतना गुस्सा दिखाया। थोड़ी देर बाद फैंग युआन हेवनली ड्यू ओएसिस के ऊपर पहुंच गया। हेवनली ड्यू ओएसिस का फॉर्मेशन पहले से हाई एक्टिवेट हो चुका था। वो एक मिस्टीरियस गू इमॉर्टल का सामना कर रहा था। यह गू इमॉर्टल सोल पाथ कल्टिवेट करता था। उसने काले रंग का चोगा पहना हुआ था और उसके ऊपर काले बादल थे। उसके चारों तरफ भूत प्रेत जैसे ग्रे व्हाइट वेंजफुल स्पिरिट्स आसमान में घूम रहे थे। उसका चलने का तरीका अजीब था, उसका किलर मूव कमाल का था। हर हमले से एक ऐसी तीखी आवाज निकलती थी जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। हेवनली ड्यू ओएसिस को डिफेंड कर रहे फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल ने पहले हाई फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन फैंग क्लैन के फॉर्मेशंस ची क्लैन से कमजोर उनकी स्पेशलिटी इमॉर्टल गू हाउसेस थे। ऊपर से इस वेस्टर्न डेजर्ट सोल पाथ गू इमॉर्टल ने अजीब और बेरहमी से हमला किया। आधा फॉर्मेशन पहले ही तबाह हो चुका था, वो हेवनली ड्यू ओएसिस में तोड़फोड़ मचा रहा था। फैंग युआन ने अपनी ऑरा नहीं छुपाई, वो बैटलफील्ड में पहुंचा और सोल पाथ गू इमॉर्टल पर हमला कर दिया। बूम बूम बूम, दोनों लड़ते हुए गरजने जैसी आवाजें निकाल रहे थे। हवा की लहरें उठ रही थीं और ओएसिस की झील में बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर रही थीं। फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल ने फैंग युआन से कांटेक्ट किया और उससे हेल्प मांगी, लेकिन फैंग युआन ने उससे सिर्फ ओएसिस को डिफेंड करने के लिए कहा। फैंग क्लैन का गू इमॉर्टल चिंतित था क्योंकि सोल पाथ गू इमॉर्टल बहुत स्ट्रांग था। यूस सिचुएशन में बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन फैंग युआन ने और भी तगड़ा स्टांस दिखाया। उसके पास बहुत सारे इमॉर्टल गू थे। सुंग बू जिन बनकर सिर्फ विजडम पाथ मेथड्स के साथ भी उसके पास कई तरह के अलग अलग मेथड्स द जिनसे निपटना आसान नहीं था। सोल पाथ गू इमॉर्टल के मेथड्स अजीब थे, लेकिन फैंग युआन के विजडम पाथ किलर मूव्स और भी बेहतरीन थे, विजडम और एलिगेंस से भरे हुए। जैसे जैसे दोनों लड़ते गए, फैंग युआन का पलड़ा भारी हो गया। उसने धीरे धीरे लड़ाई की टेम्पो पर कंट्रोल हासिल कर लिया। वेस्टर्न डेजर्ट का सोल पाथ गू इमॉर्टल अपने हमलों में और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और चिल्लाया, कौन हो तुम? फैंग क्लैन को तुम्हारे जैसा कोई कैसे मिल गया? फैंग युआन जोर से हंसा, मेन हून विजडम पाथ सुंग बू जिन, फैंग क्लैन का एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर। मैंने अभी अभी फैंग क्लैन ज्वाइन किया है और तुम मुझे प्रोवोक करने के लिए आ गए। तुम साफ साफ मुझे हल्के में ले रहे हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फैंग युआन के किलिंग इंटेंट का डिस्प्ले बढ़ गया जब उसने सोल पाथ गू इमॉर्टल को पीछे एक खतरनाक स्पॉट पर धकेल दिया। फॉर्मेशन के अंदर फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल के दिल में ठंडक सी दौड़ गई। क्लैन का ये नया नया ज्वाइन हुआ सुप्रीम एल्डर बिल्कुल भी शरीफ या आसान इंसान नहीं था। फैंग युआन की ईगल में चमक थी, उसका चेहरा सख्ती और घमंड से भरा था। उसने अपनी आस्तीन झटकी और तूफानी लहरों की तरह हमला किया। उसके अटैक्स बहुत पावरफुल देखने वाला गहरे सदमे में था। थोड़ी देर बाद सोल पाथ गू इमॉर्टल जोर से चिल्लाया। लगता था उसने एक ऐसा किलर मूव इस्तेमाल किया था जिसका बैकलैश बहुत गहरा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी ऑरा धीमी हो गई, वो अब बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन उसकी स्पीड तेजी से बढ़ गई, वो एक तेज तीर की तरह बैटलफील्ड से बाहर निकल गया। कहां जा रहे हो? फैंग युआन जोर से चिल्लाया, बिना रुके उसका पीछा करते हुए। फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल की उम्मीद भरी नजरों के नीचे फैंग युआन ने सोल पाथ गू इमॉर्टल का पीछा किया। फैंग क्लैन हेडक्वार्टर्स कमरे में
फैंग गोंग और फैंग दी चांग चुपके से अपने प्लान पर डिस्कस कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक साथ अपनी डिस्कशन रोक दी। ओह, सुंग बू जिन ने तगड़े दुश्मन को पीछे हटा दिया, वो सच में बहुत तेज है। फैंग दी चांग मुस्कुराया, लेकिन फैंग गोंग की आवाज धीमी थी। इंफॉर्मेशन के मुताबिक सुंग बू जिन ने उसका पीछा किया लेकिन आधे रास्ते से लौट आया। सुंग बू जिन के हिसाब से वो इसलिए लौटा ताकि दुश्मन कहीं और जाल बिछाकर उस पर हमला न कर दे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? फैंग दी चांग मुस्कुराया, सुंग बू जिन मेरी तरह एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल है। हो सकता है उस कुछ क्लूज मिल गए हों और उसने कोई साजिश भांप ली हो, या शायद वो इस पर इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। दुश्मन को भगा देना ही अपने काम का क्रेडिट लेने के लिए काफी था। आखिरकार वो फैंग क्लैंसमैन नहीं है। उसने हमें इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि रिवॉर्ड्स बहुत द, और इसलिए भी क्योंकि वो हमारे साथ ग्रीन गोस्ट डेजर्ट डेवलप करना चाहता है। फैंग दी चांग का फैंग युआन के बारे में एनालिसिस बहुत गहरा था। फैंग गोंग ने सर हिलाया। सुंग बू जिन की स्ट्रेंथ अच्छी है, उसके मेथड्स बहुत हैं। क्या हमें उस भी इस प्लान में शामिल कर लेना चाहिए? फैंग दी चांग ने अपना सरनामे हिलाया। मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। उसने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। भले ही हमारे बीच एग्रीमेंट है, हम उस पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। वो एक अनसर्टनिटी है। फैंग गोंग ने सोचा, तो फिर भूल जाओ, मुझे बस अफसोस हो रहा था, आखिर उसके पास कमाल की बैटल स्ट्रेंथ है। फैंग दी चांग मुस्कुराया, एक्चुअली उसके बिना भी हमारे अरेंजमेंट्स काफी हैं। भले ही वो हमारे सीक्रेट प्लान में शामिल ना हो, वो फिर भी कुछ हेल्प कर सकता है। हमें उससे हेवनली ड्यू ओएसिस डिफेंड करवाना चाहिए ताकि हम रैंक 7 मेंबर को वापस लाकर इसमें शामिल कर सकें। इससे हम ये भी दिखा सकते हैं कि हमारा फैंग क्लैन बाहर वालों को मौका देने के लिए तैयार है। हम सुंग बू जिन को एक अच्छा एग्जाम्पल बना सकते हैं। इस लड़ाई के रिजल्ट्स और हमारी फैलाई हुई खबरों से उस बहुत फेम मिलेगा। वो वेस्टर्न डेजर्ट राइचस पाथ फोर्सेस की ईद में खटकने लगेगा और हमसे काफी अटेंशन हटा देगा। हा। फैंग गोंग हंसा, फैंग दी चांग को बहुत एडमिरेशन से देखते हुए। ये सच में कमाल है कि हमारे फैंग क्लैन में तुम्हारे जैसा एक विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। अगले दिन मुझे इस जगह को डिफेंड करने दे रहे हैं? फैंग युआन ने हेवनली ड्यू ओएसिस को देखा और उसके दिमाग में ख्याल बिजली की तरह दौड़ने लगे। वो पहले ही अपने विजडम पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल कर रहा था। मैंने अभी अभी फैंग क्लैन ज्वाइन किया है, लेकिन वो सच में मुझे अकेले इस जगह को डिफेंड करने दे रहे हैं। उन्होंने ओरिजिनल रैंक 7 गु इमॉर्टल को कहीं और भेजे दिया है, और पहली लड़ाई के बाद फैंग क्लैन ने इसको बहुत प्रमोट किया। वेस्टर्न डेजर्ट राइचस पाथ अब मेरे पीछे पड़ गया है। नॉर्मल तौर पर फैंग क्लैन को यहाँ एक गु इमॉर्टल मुझ पर नजर रखने के लिए तैनात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ऐसा नहीं किया, बल्कि फैंग क्लैन के एक्सपर्ट्स भी अजीब तरीके से मूव कर रहे हैं। लगता है वो कुछ बड़ा करने की कोशिश करने वाले हैं। पिछली लाइफ में फैंग क्लैन ने क्या किया था? फैंग युआन ने माथे पर बाल डाले। पिछली लाइफ में, क्योंकि सुंग बू जिन एक्सपोज हो गया था, फैंग युआन ने फैंग क्लैन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फैंग युआन को नहीं पता था कि फैंग क्लैन ने वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ के दबाव का सामना कैसे किया। अब से लेकर उस टाइम तक क्या हुआ जब फैंग क्लैन ने एम्परर सिटी पर हमला करने की लीड ली थी। लगता है वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ ने सच छुपाने के लिए मिलकर काम किया था, या शायद इस लाइफ में पहले ही कुछ बदल गया है। इंक इफेक्ट यहां तक फैल चुका है। फैंग युआन के पास अभी इंफॉर्मेशन की कमी थी। वो कोई प्लान नहीं सोच सकता था। आने वाले टाइम में वो सिर्फ इंतजार कर सकता था और देख सकता था कि क्या होता है। एक तरफ वो यहाँ के डेवलपमेंट का इंतजार कर सकता था, दूसरी तरफ उस अपने प्लान्स जारी रखने थे। यिंग वूजी, तुम आप कहाँ हो? उसने यिंग वूजी से कांटेक्ट किया। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के अंदर एक सोल पाथ गु इमॉर्टल ने अंधेरे आसमान की तरफ देखा और सर झुकाए आगे बढ़ते हुए कहा, सेक्ट लीडर को रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं पहले हाई ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के अंदर हूं। ये यिंग वूजी था। कुछ टाइम पहले ही फैंग युआन यूज चुपके से स्टोन लोटस आइलैंड से बाहर ल आया था और यूज यांग सैनमू की बॉडी, इमॉर्टल एपर्चर, उसके सोल पाथ गु वॉर्म्स और मॉडिफाइड सोल पाथ किलर मूव्स दिए थे। यिंग वूजी ने अपना अपीयरेंस पहले ही बदल लिया था। अगर फैंग क्लैन के गु इमॉर्टल्स यूज ऐप देखते तो वो गुस्से से तिलमिला जाते। क्या ये वही मिस्टीरियस गु इमॉर्टल नहीं है जिसने कल हमारे हेवनली ड्यू ओएसिस पर हमला किया था? बहुत अच्छे, मैंने तुम्हें सोल बीस्ट टोकन पहले ही दे दिया है, जाओ और आर्मी डेवलप करो। मुझसे हमेशा कांटेक्ट में रहना। मेरे पास अब फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का किलर मूव है, मैं किसी भी टाइम तुम्हें रिइंफोर्स कर सकता हूं।
लापरवाही मत करना और किसी इमॉर्टल बैटलफील्ड या फॉर्मेशन स्पेस में मत फंस जाना। फैंग युआन ने ऐड किया। ने समझ गया, सेक्ट लीडर। यिंग वूजी ने अदब से जवाब दिया, मेरे यहां रहते हुए सोल बीस्ट की सप्लाई कभी नहीं रुकेगी। चैप्टर 1779 किलर मूव स्टील डाओ सुंग बूजिन तो बस एक भेस था। फैंग युआन जानता था कि फैंग क्लैन में शामिल होने के लिए उसकी सबसे बड़ी रुकावट फैंग दी चांग था, क्योंकि वो एक विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। आमतौर पर सिर्फ रैंक 8 के एक्सपर्ट्स के पास हाई ग्रेड ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल होता था और उनसे निपटना मुश्किल था। अगर फैंग युआन फैंग दी चांग के डिडक्शन से निपटने के लिए विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करता तो बहुत सारे निशान पीछे छूट जाते। आखिरकार फैंग युआन सिर्फ एक विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर था, वो डिडक्शंस और किलर मूव मॉडिफिकेशन के मामले में स्किल था। लाइट ऑफ विजडम का इस्तेमाल करके किलर मूव्स डिड्यूस करने के मामले में वो दुनिया का नंबर 1 था। लेकिन दूसरे गु इमॉर्टल्स से निपटना और दूसरे विजडम पाथ गु इमॉर्टल्स के डिडक्शंस को रोकना फैंग युआन की एक्सपर्टीज नहीं थी। फैंग युआन के फैंग क्लैन ज्वाइन करने के बाद हो सकता है फैंग दी चांग के मन में कुछ अजीब फीलिंग्स पैदा हो। विजडम पाथ गु इमॉर्टल्स आमतौर पर बहुत शांत रहते हैं। अगर उनका मेंटल स्टेट अफेक्ट हो और उनके इमोशंस बदले तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का साइन होता। इसीलिए फैंग युआन ने यिंग वूजी को एक वेस्टर्न डेजर्ट गु इमॉर्टल का भेस धार कर फैंग क्लैन के हेवनली ड्यू ओएसिस पर हमला करने का इंतजाम किया। जैसा सोचा था, फैंग दी चांग इस जाल में फंस गया और उसने फैंग युआन पर शक नहीं किया। यिंग वूजी से हेवनली ड्यू ओएसिस पर हमला करवाने का एक और गहरा मतलब था। यह फैंग युआन को फैंग क्लैन में जल्दी से इंटीग्रेट होने में हेल्प करने के लिए था। सुंग बू जिन ने डिवाइन बीन प्लस के लिए फैंग क्लैन के साथ मिलकर लड़ाई की थी, लेकिन उसने अभी क्लैन ज्वाइन किया था। वेस्टर्न डेजर्ट का राइचस पाथ उससे आमतौर पर अनजान था, जबकि फैंग क्लैन को उसकी लॉयल्टी पर शक था। ऐसे टाइम पर फैंग युआन ने ऐसी घटना का इंतजाम किया। उसने अपनी बैटल स्ट्रेंथ दिखाई और एक हद तक फैंग क्लैन के प्रति अपनी लॉयल्टी भी साबित की। लेकिन फैंग दी चांग का विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल मुझसे ज्यादा है। जितना ज्यादा हम इंटरैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि वो सच का पता लगा लेगा। फैंग युआन ने खुद को अलर्ट किया। एक विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर से निपटना बहुत झंझट का काम था। भले हाई फैंग युआन फैमिलियर फेस किलर मूव का इस्तेमाल कर रहा था, उसके एक्सपोज होने का खतरा था। उसके अलावा एक और रिस्क था, यिंग वूजी। यिंग वूजी का भेस बदलने का तरीका कुछ खास नहीं था, आखिर सोल पाथ इसमें स्पेशलाइज नहीं करता था। इसके अलावा लेजेंडरी इमेमोरियल सोल बीस्ट किंग चू शायद अभी भी ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में कहीं छुपा हुआ था। ये सब छुपे हुए खतरे और रिस्क्स थे, लेकिन इन रिस्क्स के मुकाबले फैंग युआन को अपने सोल पाथ कल्टिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सोल बीस्ट की जरूरत ज्यादा बड़ी थी। वो रिस्क लेने के लिए तैयार था। भले ही मैंने फैंग क्लैन ज्वाइन कर लिया है और वो ग्रीन गोस्ट डेजर्ट को डेवलप करने के लिए मान गए हैं और मुझे वक्त वक्त पर सोल कॉज का एक हिस्सा देंगे, लेकिन वो अभी बहुत बिजी हैं। और क्योंकि उनके पास सोल कॉज का कुछ स्टॉकपाइल है, वो इस दौरान मुझे यही जमा किए हुए सोल कॉज हाई देंगे। फैंग युआन ने इसकी उम्मीद पहले ही कर ली थी। यूज ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के डेवलपमेंट के लिए खुद पर हाई डिपेंड रहना था। फैंग युआन ने फैंग क्लैन पर सोल बीस्ट पकड़ने के लिए डिपेंड रहने का सोचा ही नहीं था। ऐसी सिचुएशन में फैंग क्लैन वैसे भी अपनी पूरी कोशिश नहीं करता। सच तो यह था कि फैंग युआन नहीं चाहता था कि फैंग क्लैन ग्रीन गोस्ट डेजर्ट पर हद से ज्यादा कंट्रोल करे। उनके साथ कोऑपरेशन सिर्फ इसलिए था ताकि फैंग क्लैन कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे। आखिरकार ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के आसपास सिर्फ एक ही क्लैन था, फैंग क्लैन। फैंग युआन खुद ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में नहीं रह सकता था, यूज यिंग वूजी जैसे प्यादे अरेंज करने पड़े। अगर फैंग क्लैन उसके साथ पंगा लेता तो वो फैंग युआन से आसानी से निपट नहीं सकते थे, लेकिन यंग वूजी एक आसान टारगेट था। फैंग युआन ने बहुत सी चीजें सोची थीं। इस मामले में उस पहले फैंग क्लैन के साथ कोऑपरेट करना ही था। भले हाई फैंग क्लैन के पास सोल बीस्ट्स को इस्तेमाल करने के इफेक्टिव मेथड्स नहीं थे, लेकिन वो हर साल बहुत सारे सोल बीस्ट्स पकड़ते थे और उनके सोल कॉज निकालते थे। इससे उनकी इन्वेंटरी बनती थी और वो इसे बेचकर प्रॉफिट भी कमा सकते थे। अगर फैंग युआन सुंग बू जिन की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में अकेले शिकार करने की कोशिश करता तो फैंग क्लैन यूज इन की किरकिरी समझता। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के सबसे करीब की सुपर फोर्स होने के नाते फैंग क्लैन पहले हाई ग्रीन गोस्ट डेजर्ट को अपना इलाका समझने लगा था। फैंग युआन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता था, उनके साथ काम करना ही पड़ा।
दुश्मन को दोस्त बनाना भी दुश्मन को खत्म करने का एक तरीका होता है। फैंग युआन के नजरिए से मारना सिर्फ एक तरीका था। मारने के अलावा बहुत से दूसरे तरीके थे जो वो इस्तेमाल कर सकता था। अपने गोल्स हासिल करने के लिए उस सबसे सही और इफेक्टिव तरीका इस्तेमाल करना था, चाहे उसमें कुछ भी शामिल हो। यह स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से अलग था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल मामलों और जे हैगडन को बेसिकली एक हाई तरीके से हैंडल करता था। वो था मारना। तुम मान नहीं रहे? मारो। तुम उंगली में खटक रहे हो? मारो। उसका अपना मूड खराब है? मारो। वो बोर हो रहा है? मारो। फैंग युआन ने हेवनली ड्यू ओएसिस का इंस्पेक्शन शुरू किया। उसने एक्यूपंक्चर ट्रीज देख लिए थे, वो पेरिफेरी पर थे, लेकिन उसके अंदर की झील का पानी देखने के लिए यूज फॉर्मेशन के अंदर जाना पड़ा। हेवनली ड्यू ओएसिस में ना सिर्फ बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज थे, बल्कि वो अलग अलग टाइप के थे। आमतौर पर देखे जाने वाले द डेलिकेट स्प्रिंग्स, जेड टोड ड्रूल, बिटर फ्रेग्रेंस वाटर। ज्यादा रेयर वालों में डिवाइन स्ट्रेंथ वाटर, ब्लैक वाइट वाटर और दूसरे शामिल थे। वहां बहुत बड़ी क्वांटिटी में गू मटेरियल्स दी, हर तरह के इमॉर्टल मटेरियल्स के साथ। जैसे कि भले हाई डिवाइन स्ट्रेंथ वाटर एक तरह का पानी था, यूएस में स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स द मार्केट में वो एक रैंक 6 स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल मटेरियल था। इंसानी कहानियों में डिवाइन स्ट्रेंथ वाटर के बहुत सारे नाम थे। अक्सर जब कोई इंसानी हीरो ये पानी पीता तो यूज डिवाइन स्ट्रेंथ मिल जाती और वो ब्यूअगू मास्टर्स को हारा पाता। और क्योंकि ये डिवाइन स्ट्रेंथ वाटर एक इमॉर्टल मटेरियल था, बिना फूड पाथ मेथड्स के इसे पीने से एक गू इमॉर्टल तक मर सकता था, सिर्फ उसके स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स की वजह से। इसीलिए इन कहानियों के मॉर्टल्स अक्सर बदला लेने के बाद खुद ही मर जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट था ब्लैक वाइट वाटर। ब्लैक वाइट वाटर एक रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल था जो हेवनली ड्यू ओएसिस के सेंटर में था। दिन के टाइम ब्लैक वाइट वाटर सफेद हो जाता और रात के टाइम काला। ब्लैक वाइट वाटर को वहां आसमान के नीचे रखने पर जैसे जैसे दिन और रात बदलते, ब्लैक वाइट वाटर हेवनली देव की बूंदें बनाता। हेवनली ड्यू ट्रांसपेरेंट थी और एक बूंद की तरह दिखती थी, गोल, और हर बूंद एक बच्चे की उंगली के साइज की थी। हेवनली ड्यू आपस में मिल नहीं सकती थी, बूंदों को सिर्फ एक साथ रखा जा सकता था, लेकिन एक एंटिटी के तौर पर नहीं। हेवनली ड्यू ओएसिस में सबसे कीमती चीज हेवनली ड्यू हाई थी। ये एक रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल था। फैंग युआन ने जल्द हाई देखा कि इस ब्लैक वाइट वाटर रीजन में हेवनली देव की 100 बूंदें जमा हो चुकी थीं। यिंगवुजी ने इस जगह पर हमला किया था लेकिन सेंटर तक नहीं पहुंचा। पिछले 6 महीने से जमा हुई हेवनली ड्यू अभी भी यहीं थी। फैंग युआन मुस्कुराया और बिना किसी झिझक के हेवनली देव की 30 बूंदें स्टोर कर लीं। यह राइचस पाथ का हिडन रूल था। रिसोर्स पॉइंट्स को डिफेंड करने के लिए भेजा गया कोई भी गू इमॉर्टल अपने कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेस का एक हिस्सा चुपके से रख लेता था। ऑफ कोर्स ये कोई साफ साफ रूल नहीं था, लेकिन बेसिकली सभी सुपर फोर्सेस इसकी इजाजत देती थीं। बाहर रहकर रिसोर्स पॉइंट्स डिफेंड करना एक मुश्किल काम था, यूएस में रिस्क्स थे। इस बेनिफिट के बिना ये काम कौन करना चाहेगा? अपनी पिछली लाइफ के 500 सालों में फैंग युआन ने ये सब चीजें सीख ली थीं। 30 बूंदें लेना लिमिट थी, ये एक काफी कीमती रकम थी, हेवनली ड्यू ओएसिस की 3 महीने की एक्यूमुलेशन। अगर वो इससे ज्यादा लेता तो फैंग क्लैन खुश नहीं होता, वो उस पर गबन का इल्जाम लगाते। अफसोस की बात है कि 9 हेवंस टूट गए, अब सिर्फ ब्लैक हेवन और व्हाइट हेवन बचे हैं। अगर 9 हेवंस होते तो इस हेवनली ड्यू ओएसिस की लोकेशन के हिसाब से यह ब्लैक वाइट वाटर नहीं बल्कि रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल 9 कलर्ड वाटर होता। 9 कलर्ड वाटर आसमान का सामना करता और लगातार 9 अलग अलग हेवंस का अनुभव करता। 9 हेवंस से आने वाली सितारों, चांद और सूरज की सीधी किरणों से इस 9 कलर्ड वाटर से हर साल 9 हेवनली स्टार स्वेट की एक बूंद बनती। 9 हेवनली स्टार स्वेट एक रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल था। ये हेवन और अर्थ के 3 पानियों में से एक था, मिरियड बीइंग क्रिएशन वाटर और राइजिंग फॉलिंग टाइड वाटर के साथ। इसकी वैल्यू हद से ज्यादा थी, रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स में भी ये रेयर था। हेवन और अर्थ की 3 आगों से अलग, हेवन और अर्थ के 3 पानियों में से 9 हेवनली स्टार स्वेट पहले ही गायब हो चुका था। क्योंकि 9 हेवंस में से 7 पहले ही जा चुके थे, सिर्फ 2 हेवंस बचे थे। सारे रिसोर्सेज देखने के बाद फैंग युआन ने एडमिरेशन से सांस ली। यह हेवनली ड्यू ओएसिस सच में वेस्टर्न डेजर्ट के टॉप 10 ओएसिस में से एक था। उसने फिर से फॉर्मेशन की तरफ देखा। यूज इस जगह की रक्षा करने का काम सौंपा गया था, जाहिर है वो फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता था। फैंग क्लैन ने यूज इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के तरीके दिए।
फैंग युआन ने उन्हें एक्टिवेट करने और इस फॉर्मेशन के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश की। उसके पास फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल था, उसके पास विजडम पाथ मेथड्स भी थे, उसने जल्दी कुछ नॉलेज हासिल कर ली। ची क्लैन के मुकाबले हेवनली ड्यू ओएसिस पर फैंग क्लैन का डिफेंसिव फॉर्मेशन कुछ खास नहीं था। इसीलिए फैंग क्लैन ने यहां एक्यूपंक्चर ट्रीज को डिफेंस के तौर पर लगाने में बहुत मेहनत की थी। फैंग क्लैन भी ची क्लैन की तरह था, वो फॉर्मेशन पाथ में माहिर थे। लेकिन फर्क ये था कि फैंग क्लैन इमॉर्टल गू हाउसेज में माहिर था, क्योंकि इमॉर्टल गू हाउसेज एक तरह के मोबाइल इमॉर्टल फॉर्मेशन होते हैं, जबकि ची क्लैन इमोबाइल फॉर्मेशंस बनाने में माहिर था, जो फॉर्मेशन पाथ का मेन स्ट्रीम था। और सबसे इंपॉर्टेंट, ची क्लैन के पास एक फॉर्मेशन पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर था, ची कु यू। फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स जिनके पास ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल होता है, वो नेचुरल डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप कर सकते हैं। इससे न सिर्फ वो इमॉर्टल गू बचा सकते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस भी बना सकते हैं और साथ हाई रिसोर्स पॉइंट के डेवलपमेंट में हेल्प करके उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। फैंग क्लैन ने हेवनली ड्यू ओएसिस में ये फॉर्मेशन सेटअप किया, उन्होंने बहुत सारे इमॉर्टल गू इस्तेमाल किए। लेकिन फॉर्मेशन का मेन पर्पस हेवनली ड्यू का प्रोडक्शन बढ़ाना था, डिफेंस पर फोकस नहीं था। लेकिन फैंग क्लैन की स्पेशलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास कई इमॉर्टल गू हाउसेज हैं, ना सिर्फ उनकी मोबिलिटी बहुत हाई है, बल्कि वो इमॉर्टल गू हाउसेज का इस्तेमाल करके सिर्फ रैंक 6 गू इमॉर्टल्स के साथ रैंक 8 दुश्मनों से लड़ सकते हैं। अगर मेन फैंग क्लैन का लीडर होता, इस सिचुएशन में मैं अपने लोगों को इकट्ठा करके एक दुश्मन पर हमला करता, एक खूंखार अंदाज दिखाकर हम बाकी वेस्टर्न डेजर्ट राइचस पाथ फोर्सेस को डरा और रोक सकते हैं। लेकिन उन्हें अपने एक्शंस की हद पर बहुत ध्यान देना होगा, अगर वो हद से ज्यादा कर गए तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर वो बहुत कम करेंगे तो इससे कोई नहीं डरेगा। फैंग युआन अब फैंग क्लैन और वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ फोर्सेस के बारे में सोच रहा था। यूज इस दौरान कल्टिवेट करना था, अपनी जीत को प्रोसेस करना था और किलर मूव्स को मॉडिफाई करना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो वेस्टर्न डेजर्ट में था या सदर्न बॉर्डर में। टाइम काफी कम था। बहुत जल्द सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ एक समझौते पर पहुंच जाएगा और वो उसके पीछे आएंगे। फ्लिपिंग हेवन सैंड सी, रेत की बड़ी बड़ी लहरें लगातार उठ और गिर रही थीं। चांदनी की रोशनी में सफेद रेत बर्फ जैसी लग रही थी। रेत की लहरें 10-20 फीट तक उठ रही थीं, एक शानदार ऑरा के साथ। यह वेस्टर्न डेजर्ट का एक फेमस नजारा था। फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स चुपके से इकट्ठा हो गए थे, सैंड सी के अंदर ट्रेजर मून ओएसिस की तरफ बढ़ रहे थे। इंटेल के मुताबिक डोंग क्लैन का डोंग लू चेन पहले ही पहुंच चुका है। चलो, फैंग दी चांग ने चुपके से ट्रांसमिट किया। ठीक है। फैंग गोंग जबरदस्त ऑरा के साथ फट पड़ा, सीधे ट्रेजर मून ओएसिस पर हमला करते हुए। डोंग लू चेन ऊपर उड़ा, उसकी रैंक 8 ऑरा भी उस एरिया में फैल गई। वो शौक और गुस्से से चिल्लाया, फैंग गोंग, मैंने तुमसे पंगा नहीं लिया, लेकिन तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। फैंग गोंग दहाड़ा, बकवास बैंड करो, आओ लड़ते हैं। डू रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की लड़ाई ने गरजने जैसी आवाजें और जोरदार धमाके किए। डोंग लू चेन एक पैसिव स्पॉट पर था, वो काफी बंधा हुआ था क्योंकि उस अपने पीछे ट्रेजर मून ओएसिस को डिफेंड करना था। उसने फैंग गोंग के हमलों को रोका, उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। फैंग क्लैन, बस इंतजार करो। तुमने राइचस पाथ फोर्सेस के इलाके पर हमला करने की हिम्मत की, तुमने रूल्स तोड़े हैं, बस थोड़ी ही देर में पूरे वेस्टर्न डेजर्ट की सुपर फोर्सेस तुम पर फैसला सुनाएंगी। अच्छा, क्या तुम्हारे डांग क्लैन ने यह अफवाह नहीं फैलाई थी कि ट्रेजर मून ओएसिस पर एक बार हमारे क्लैन ने हमला किया था? जब तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तो हम इतने मेहरबान हैं कि यहां आकर तुम्हें कुछ सबूत दे रहे हैं। एक अजीब शक्ल का टूटा हुआ इमॉर्टल गू हाउस आसमान में उड़ा, अंदर से फैंग दी चांग की आवाज आई। डोंग लू चेन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। फैंग दी चांग, तुम सिर्फ एक रैंक 7 हो, तुम्हारी हिम्मत। उसके खत्म करने से पहले ही फैंग क्लैन के इमॉर्टल गू हाउस ने एक इमॉर्टल किलर मूव छोड़ दिया। डोंग लू चेन का गुस्सा अचानक गायब हो गया, उसकी जगह गहरे शौक और डर ने ले ली। यह इमॉर्टल किलर मूव, कहीं ये वो तो नहीं? बिल्कुल, ये वही किलर मूव है जिसे थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने अपना पथ बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, स्टील डाउ। फैंग दी चांग ने जवाब दिया। नहीं। डोंग लू चेन गुर्राया, वो ट्रेजर मून ओएसिस की तरफ देखने के लिए मुड़ा। स्टील डाउ किलर मूव के कारण ट्रेजर मून ओएसिस के अनेकों नेचुरल डाउ मार्क्स सामने आ गए। वो या तो लंबे द या छोटे, ज्यादातर लकीरें थीं जो आपस में गूंथ कर किसी तरह का अजीब आकार बना रही थीं।
कुछ जाल जैसे तो कुछ धागे के गोलों जैसे एक पहाड़ की तरह इकट्ठा हो गए थे। डोंग लू चेन ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन सब बेकार था। उसने गुस्से भरे एक्सप्रेशन से देखा कि ये सारे डाओ मार्क्स अस थेफ्ट पाथ इमॉर्टल गू हाउस के अंदर खींचा जा रहे द जो फैंग क्लैन का था। यह स्टील डाओ किलर मूव की ताकत थी। इस मूव को एक्टिवेट करके कोई भी सीधे डाओ मार्क्स चुरा सकता था। अतीत में इस मूव को बनाने के बाद थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने इतनी फाउंडेशन जमा कर ली थी कि एक क्वालिटेटिव चेंज आ गया और उसने ऑफिशियली नए गुपथ थेफ्ट पाथ की स्थापना की। चैप्टर 1780 क्राइम सीन फैंग क्लैन के हमले ने पूरे वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ को हिलाकर रख दिया। बिना शक के स्टील डाओ एक पावरफुल हथियार था। एक झटके में ही वेस्टर्न डेजर्ट की सारी राइचस पाथ फोर्सेस डर गई थीं। फैंग युआन को जल्द ही इस लड़ाई की खबर मिल गई। डिटेल्स बहुत स्पेसिफिक थीं, पूरी लड़ाई का एक वीडियो भी था। ये जाहिर है यूज फैंग क्लैन ने हाई दिया था। फैंग क्लैन के पास थीविंग हेवन का असली इनहेरिटेंस है। फैंग युआन इस डिस्कवरी से काफी शॉक था। फैंग युआन ने जल्द हाई ग्रेट थीफ इमॉर्टल गू के बारे में सोचा। उसने ये इमॉर्टल गू फैंग क्लैन से हासिल किया था। अफवाहों के मुताबिक फैंग क्लैन को ये ग्रेट थीफ इमॉर्टल गू इत्तेफाक से मिला था। एक लोन इमॉर्टल जिसने उन्हें ज्वाइन किया था उसने इसे कंट्रीब्यूट किया था। लगता है उस टाइम फैंग क्लैन ने न सिर्फ ग्रेट थीफ इमॉर्टल गू हासिल किया था बल्कि उन्हें थीविंग हेवन के असली इनहेरिटेंस के क्लूज भी माइल थे। एक सुपर फोर्स की फाउंडेशन, सच में। फैंग युआन ने सर हिलाया। जैसे वू योंग का क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग और फैंग क्लैन का थेफ्ट पाथ इमॉर्टल गू हाउस, साथ ही स्टील डाओ किलर मूव, ये सब ट्रम्प कार्ड्स ऐसे थे जो उनकी खराब सिचुएशन को तेजी से बदल सकते थे। बिना शक ये बाकी क्लैन्स के लिए एक बहुत बड़ा डर है। फैंग क्लैन की सिचुएशन इस वजह से बदलने वाली है। लगता है मेरी पिछली लाइफ में यही वजह थी कि पूरा राइचस पाथ पीछे हट गया था। स्टील डाओ मार्क्स चुरा सकता था। एक बार इस्तेमाल करने पर यह एक नेचुरल रिसोर्स पॉइंट को तबाह कर सकता था। राइचस पाथ फोर्सेस की मेन फाउंडेशन यही बिखरे हुए रिसोर्स पॉइंट्स थे। इन रिसोर्स पॉइंट्स को तबाह करने से अलग स्टील डाओ का असर तुरंत होता था। इसका इफेक्ट सीधे रिसोर्स पॉइंट को बर्बाद कर सकता था बिना किसी रिकवरी के चांस के। फैंग क्लैन के हमले में डोंग क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर डोंग लू चेन तो बच गया लेकिन पूरा ट्रेजर मून ओएसिस हाई मिट गया। अगर उन्होंने सच में फैंग क्लैन को यह तरीका बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया तो कौन सी वेस्टर्न डेजर्ट राइचस पाथ फोर्स उनके बदले का सामना कर पाती। यहां तक कि डोंग लू चेन जैसा रैंक 8 गू इमॉर्टल भी कुछ नहीं कर सकता था। फैंग युआन ने मन फैंग दी चांग के डिसीजन की तारीफ की। उसने एक तगड़े दुश्मन को चुना और उस जगह पर हमला किया जिसे डोंग लू चेन गार्ड कर रहा था। यह बाकी फोर्सेस के लिए एक तगड़ा डर था। साथ ही उसने हद पार नहीं की। ट्रेजर मून ओएसिस एक मिडसाइज्ड रिसोर्स पॉइंट था, ये एक बड़ा रिसोर्स पॉइंट भी नहीं था। इसका डोंग लू चेन के लिए एक खास मतलब था क्योंकि उसकी प्यारी पत्नी वहां दफन थी, इसलिए हर साल एक खास टाइम पर वो वहां जाकर उसकी मौत का सोग मानता था। इसके नतीजे में डोंग क्लैन का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, जबकि डोंग लू चेन भी खास गुस्से में नहीं था। सिर्फ डाओ मार्क्स गए थे, उसकी पत्नी की कब्र को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया गया था। उन्होंने सच में सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ लिया था। इस लड़ाई के रिजल्ट का पूरा फायदा उठाकर उन्होंने न सिर्फ वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ को डराया बल्कि मुझे भी डराने की कोशिश की। फैंग युआन ने अपने हाथ में इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू पकड़ा और ठंडी हंसी हंसा। इस गू में फैंग दी चांग ने हेवनली ड्यू का भी जिक्र किया था। उसने कहा, लड़ाई में बहुत कम हेवनली ड्यू का नुकसान हुआ होगा, सिर्फ लगभग 10 बूंदे। उसने फैंग युआन को आसपास देखने के लिए कहा, शायद यूज बाकी 20 कहीं मिल जाएं। फैंग युआन ने पहले 30 बूंदे ली थीं। उसने फैंग क्लैन को इसे लड़ाई का नुकसान बताकर रिपोर्ट किया था कि यंग वुजी ने हमला करते वक्त ये किया और फ्यूचर में प्रोडक्शन भी गिर सकता है। ये सिर्फ एक बहाना था, वो और फैंग क्लैन दोनों सच अच्छी तरह जानते थे। लेकिन फैंग क्लैन इस पर राजी नहीं हुआ। उन्होंने उस इशारे से चेतावनी दी, डोंट गो ओवरबोर्ड, 10 बूंदे काफी हैं, बाकी 20 लोटा डू। हेवनली ड्यू आखिरकार एक रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल था। फैंग क्लैन ये प्रॉफिट छोड़ना नहीं चाहता था। ऑफ कोर्स वो फैंग युआन को दबाने की भी कोशिश कर रहे थे। तुमने हमें हाल ही में ज्वाइन किया है और पहले ही अपने लिए कुछ प्रॉफिट रखना चाहते हो? कंट्रोल योरसेल्फ। इस लड़ाई को देखो, हमारा फैंग क्लैन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें फायदे और नुकसान को ध्यान से सोचना चाहिए। फैंग दी चांग के लेटर का फैंग युआन के लिए यही असली मतलब था।
राइचस पाथ के मेंबर्स के बीच बातचीत आमतौर पर बहुत इशारों में होती थी, डिमोनिक पाथ की तरह सीधी साड़ी नहीं। लेकिन सच तो यह है कि इससे पता चलता है कि तुम अब कितने कमजोर हो। फैंग युआन के दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। इस लड़ाई में फैंग क्लैन ने कोई और इमोर्टल गू हाउस इस्तेमाल नहीं किया। इससे पता चलता है कि डिवाइन बीन प्लस की लड़ाई के दौरान उनके इमोर्टल गू हाउसेस बहुत ज्यादा डैमेज हुए थे। फैंग क्लैन ने जो थेफ्ट पाथ इमोर्टल गू हाउस इस्तेमाल किया वो साफ साफ डैमेज था। उन्होंने जो स्टील डाउ किलर मूव इस्तेमाल किया यूएस में रैंक 8 की पावर थी, लेकिन फैंग युआन देख सकता था कि इस मूव का इमोर्टल गू हाउस पर बहुत बड़ा बोझ था। इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था और ये स्टेबल नहीं था। अगर किलर मूव स्टेबल होता और अक्सर इस्तेमाल किया जा सकता तो फैंग क्लैन ने इसे बहुत पहले ही इस्तेमाल कर लिया होता। वो अब तक इंतजार नहीं करते। स्टील डाउ फैंग क्लैन का ट्रम्प कार्ड था। वो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे लेकिन कोई चारा नहीं था। बहुत ज्यादा चांस था कि फैंग क्लैन के पास पूरा थीविंग हेवन का असली इनहेरिटेंस नहीं था, या शायद उन्होंने इसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं था। क्योंकि फैंग क्लैन में सबसे ज्यादा फॉर्मेशन पाथ गू इमोर्टल्स वो फॉर्मेशन पाथ में माहिर वो थेफ्ट पाथ से अनजान थे। फैंग युआन ने पहले फैंग दी चांग को जवाब दिया। लेटर में उसने लिखा कि यूज हेवनली देव की 20 बूंदें मिल गई हैं। वो पहले बहुत लापरवाह हो गया था। इसके बाद उसकी यून में एक अंधेरी रोशनी चमकी। ए फ्लैट खुद एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इमोर्टल किलर मूव जेड फ्लो पर्ल। इस दौरान उसने हेवनली ड्यू ओएसिस के फॉर्मेशन पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। उसने इस फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन सेटअप कर दिया था जो न सिर्फ ये इल्यूजन पैदा कर सकता था कि वो अंदर डिफेंड कर रहा है, बल्कि फैंग युआन के एक्शंस को भी छुपा सकता था। जेड फ्लो पर्ल भी सक्सेसफुली मॉडिफाई हो गया था। अब एक्टिवेशन स्पीड तेज थी और डेस्टिनेशन पर लीक होने वाली ऑरा भी कम थी। ये पहले जितना अटेंशन ग्रैबिंग नहीं था। फैंग युआन बर्निंग फायरफ्लाई डेजर्ट पहुंचा। ये जगह अजीब पत्थरों और कम पेड़ पौधों से भरी थी। यहाँ एक तरह का कीड़ा भरा पड़ा था जिसे बर्निंग फायरफ्लाइज कहते थे। यहाँ बर्निंग फायरफ्लाइज की अनंत संख्या थी। उनमें बहुत सारे बर्निंग फायरफ्लाई गू रैंक 3 से 5 तक। बर्निंग फायरफ्लाई गू एक तरह का फायर पाथ गू था। ये काफी हाई ग्रेड का था, जिसमें रैंक 3 सबसे नीचे था, लेकिन इसने कभी रैंक 6 गू नहीं बनाया था। यह फैंग क्लैन का एक मिडसाइज्ड रिसोर्स पॉइंट था। फैंग क्लैन ने यहां भी एक इमोर्टल फॉर्मेशन सेटअप किया था। उन्होंने बर्निंग फायरफ्लाई गू का इस्तेमाल करके एक फायर पाथ एनवायरनमेंट बनाया था ताकि यहां बहुत से दूसरे फायर पाथ गू वॉर्म्स को पाल सकें। एक रैंक 6 फैंग क्लैन गू इमोर्टल इस जगह को डिफेंड कर रहा था। फैंग युआन ने भेस बदलने के लिए फैमिलियर फेस का इस्तेमाल किया और सीधा हमला कर दिया। उसने इस फैंग क्लैन गू इमोर्टल को मार दिया और लाश को फेंक दिया, फिर फॉर्मेशन को तबाह करके सारे गू वॉर्म्स को मार डाला। पूरा रेगिस्तान बर्बाद करने के बाद वो वहां से चला गया। जिक्र करने लायक बात यह थी कि उसने अर्थ पाथ मेथड्स का इस्तेमाल किया था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड की इन्वेंट्री में कई अर्थ पाथ इमोर्टल गू थे। फैंग युआन के पास भी बड़ी संख्या में अर्थ पाथ किलर मूव्स थे। ये सब करने के बाद वो हेवनली ड्यू ओएसिस लौट आया। उधर फैंग दी चांग के पास वो फैंग युआन का जवाब मिलने के बाद मुस्कुराया, लेकिन जल्द हाई यूजर्स बुरे सपने के बारे में पता चला कि उसके क्लैन का बर्निंग फायरफ्लाई डेजर्ट तबाह हो गया था। एक पाल में यह फैंग क्लैन का विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर सुन रह गया। उसकी खुशी का एहसास गायब हो गया था। फैंग क्लैन का एक मेंबर मर गया। बर्निंग फायरफ्लाई डेजर्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट बात यह थी कि फैंग क्लैन का गू इमोर्टल मर गया था। हमेशा से फैंग क्लैन में गू इमोर्टल्स की कमी रही थी। बाकी वेस्टर्न डेजर्ट राइचस पाथ फोर्सेस के मुकाबले वो कमजोर थे। हाल ही में ओल्ड गोस्ट बाइजून, ईगल कॉन्क्यूबाइन और सुंग बू जिन को लाने के बाद हाई सिचुएशन बदली थी। लेकिन ये तीनों बाहर के उनके पास फैंग क्लैन का ब्लड लाइन नहीं था। बात एक जैसी नहीं थी। फैंग क्लैन का गू इमोर्टल मर गया, भले ही वो सिर्फ रैंक 6 का था। ये पूरे फैंग क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। फैंग गोंग ने इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उसने जल्दी से फैंग दी चांग के साथ सिचुएशन डिस्कस की। एक छोटी सी बातचीत के बाद फैंग गोंग हेडक्वार्टर्स की रक्षा के लिए रुक गया, जबकि फैंग दी चैंग बर्निंग फायरफ्लाई डेजर्ट में क्राइम सीन पर दोषी को ढूंढने के लिए निकल गया। कातिल ने हमारे क्लैन के गू इमोर्टल को मार डाला। उन्होंने रेगिस्तान के सारे रिसोर्सेज भी तबाह कर दिए। ये साफ साफ लालच का क्राइम नहीं है, ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई है। फैंग दी चांग ने अपना विजडम पाथ मेथड इस्तेमाल किया। उसने सीन का जायजा लिया और जल्दी ही इस घटना के पीछे दोषी के बेरहम विचारों, नफरत और गुस्से वाले इमोशंस के संकेत देख लिए।
अर्थ पाथ मेथड, क्या ये डोंग क्लैन का बदला है? फैंग दी चांग ने ये सोचा क्योंकि डोंग क्लैन अर्थ पाथ में स्पेशलाइज करता था, लेकिन उसने जल्द ही अपना सरनामे हिलाया। अगर डोंग क्लैन ने यह किया तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। जरूर कोई और राइचस पाथ फोर्सेस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही होंगी। सिचुएशन खराब है। फैंग दी चांग का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। वो एक विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। उसने वेस्टर्न डेजर्ट राइचस पाथ फोर्सेस को डराने के लिए स्टील डाउ इस्तेमाल करने के परिणामों के बारे में कई डिडक्शंस किए थे। उनमें से एक पॉसिबल सिचुएशन ये थी कि वेस्टर्न डेजर्ट की राइचस पाथ फोर्सेस में से कोई यूज प्रोवोक करना चाहेगा, लेकिन पब्लिकली ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो पर्दे के पीछे छुपकर कोई चालबाज प्लान इस्तेमाल करेंगे। फैंग युआन ने बहुत सफाई से काम किया। उसने सिर्फ वही सुराग पीछे छोड़े जो वो चाहता था कि उन्हें मिले। एक और एलिमेंट था, फैंग क्लैन के पास इंफॉर्मेशन पाथ गो इमॉर्टल्स की कमी थी। फैंग दी चांग एक विजडम पाथ इमॉर्टल था। उसने इंफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट नहीं किया था। अगर एक इंफॉर्मेशन पाथ गो इमॉर्टल यहां आता तो शायद वो कुछ निशान या सबूत ढूंढ पाता जो फैंग युआन तक ले जाते, लेकिन फैंग क्लैन नहीं कर सकता था। भले हाई फैंग क्लैन मदद के लिए एक इंफॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट को बुलाता, वो दूसरी राइचस पाथ फोर्सेस से अप्रोच नहीं कर सकते थे। मतलब उनके पास चॉइस बहुत कम थी। अगर वो लोनो और डिमोनिक इमॉर्टल्स को बुलाते तो उस इंसान को रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल का होना जरूरी था। लेकिन राइचस पथ का हिस्सा होने के नाते फैंग क्लैन का लोन और डिमोनिक इमॉर्टल्स के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। यहां तक कि जिन लोन इमॉर्टल्स से उनके ठीक ठाक रिश्ते द या जिन डिमोनिक इमॉर्टल्स से वो चुपके से सौदे करते द, जरूरी नहीं कि वो इंफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करते हों। फैंग दी चांग को कोई कीमती सुराग नहीं मिला। जब वो हेडक्वार्टर्स लौटा तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ को जल्द हाई इसकी खबर मिल गई। तुरंत एक रैंक 8 एक्सपर्ट डोंग लू चेन से पूछने गया। डोंग लू चेन ने यह सुना और बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने एक गहरी सांस ली। उस गहरा गुस्सा महसूस हुआ। उसने मन हाय मन गाली दी, कौन सा हरामी मेरे डांग क्लैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फैंग क्लैन के पास स्टील डाउ है, लेकिन उन्होंने हद पार नहीं की और हमारे बड़े रिसोर्स पॉइंट्स को टारगेट नहीं किया। फिर भी इस हरामी ने उनके फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल को मार डाला। ये बहुत ज्यादा हो गया। डैम इट, इस इंसान ने अर्थ पाथ मेथड्स का इस्तेमाल किया और मैं एक अर्थ पाथ गू इमॉर्टल हूं। मेरा डांग क्लैन भी अर्थ पथ में स्पेशलाइज करता है। वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना चालक और कमीना, फिर भी मैं उन्हें पलटकर जवाब नहीं दे सकता। डोंग लू चेन अपने दिल में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट मुश्किल से ही दबा पा रहा था। वो जाकर चिल्ला नहीं सकता था कि वो दोषी नहीं है। पहली बात, कोई भी यूएस पर पब्लिकली इल्जाम नहीं लगा रहा था। भले ही वो यूएस पर शक कर रहे थे, क्या अपनी बेगुनाही का ऐलान करके वो कमजोरी नहीं दिखा रहा होता? पहले, फैंग क्लैन ने डोंग क्लैन का एक मिडसाइज्ड रिसोर्स पॉइंट तबाह कर दिया था। अगर वो अब अपनी बेगुनाही के बारे में चिल्लाता तो क्या इससे ये नहीं लगता कि वो फैंग क्लैन से डर गया है? इससे न सिर्फ डोंग लू चेन की रेप्यूटेशन खराब होती, बल्कि पूरे डोंग क्लैन की इज्जत पर भी असर पड़ता। इसीलिए भले हाई डोंग लू चेन फैंग युआन से नफरत करता था और अपनी बेगुनाही का ऐलान करना चाहता था, लेकिन उस रैंक 8 एक्सपर्ट के सामने जिसने उससे पूछा, वो सिर्फ इतना ही कह सका, बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत गुस्से में हूं। लेकिन ये उनके साथ किया किसने? मैं उन्हें जरूर एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ही, रैंक 8 एक्सपर्ट ने एक मतलबी जवाब दिया। डोंग लू चेन को अब और भी बुरा लगा। ही तेरी माँ की, क्या मैं चैन से बैठा हूं? मेरे डांग क्लैन का इलाका फैंग क्लैन के बॉर्डर से लगता है। उन्हें साइड में धकेला गया तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया ताकि हम सबको डरा सकें। इस बार फैंग क्लैन का गू इमॉर्टल मारा है। अगर उन्होंने अब बदला लिया तो मेरे डांग क्लैन को सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। चैप्टर एंड।